कैसे हो आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर नंबर 4, जो है स्लोप एनालिसिस। तो गाइस, इसमें देखते हैं, एक सेकंड में दिस अगर वैसे कर तो, हाँ जी, ये देखो, हाँ जी। तो चैप्टर नंबर 4 है स्लोप एनालिसिस। स्लोप स्लोप क्या होता है? देखो गाइस, स्लोप अगर मैं देखूँ, ये कोई माउंटेन है, एक कोई मटेरियल है, उसको हम ऐसे फेंकते हैं, ये नीचे आता है लुढ़क कर और ऐसे चल जाता है। तो जो प्रोसेस है ना, ये क्यों होता है? क्योंकि जो जिस कोई भी माउंटेन है, कोई भी अगर प्लेट कुछ भी है, कोई भी लैंडफॉर्म है, वो जितना टेढ़ा होगा, जितना टिल्टेड होगा, फॉर एग्जांपल एक ये है और एक ये है, इससे अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से फेंकेंगे तो स्पीड में जाएगा, यहाँ से फेंकेंगे तो स्पीड में जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसका टिल्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो यही है कि स्लोप क्या कहेंगे? मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ और द डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ फीचर रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो गाइस, देखो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पे एक ये माउंटेन है, इसके बीच में, अब देखो गाइस, अब पढ़ते हैं एक, ये डिग्री है एक इंक्लिनेशन ऑफ फीचर, इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच की डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल और ये एंगल है, इसके बीच में जो स्लोप बन रहा है, तो इसके बीच में एक स्लोप देखते हो आप, ये रहा, इसी स्लोप को कहेंगे हम, इसी जो ये एंगल है, यहाँ देखिए गाइस, ये इंक्लिनेशन प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और ये हो गया माउंटेन की टिल्टेड। ये जो एंगल है ना, इसे ही हम स्लोप कहेंगे, ठीक है? हाँ जी। तो देखिए, स्लोप आपको समझा गया है कि स्लोप कैसे कहेंगे। स्लोप के 4 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एक जो स्लोप होता है वो 4 एलिमेंट से दिखता है। देखो बेसिकली स्लोप को देखिए, स्लोप ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा, हियर इट इज। देखिए गाइस, इसके 4 हैं। फर्स्ट वन समिटल, सेकेंड वन फ्री फेस, थर्ड वन रेक्टिलिनियर, एंड फोर्थ फॉर कॉनकेव, ठीक है? तो आइए गाइस, इसको परिवार समझते हैं। फर्स्ट वन है समिटल। समिटल क्या होता है? समिटल गाइस, देखो नाम से ही है, मैंने बताया था आपको। समिट क्या होता है? ये माउंटेन है, जो इसका ऊपरी पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है, इसे हम समिट कहेंगे, ठीक है? इसे हम समिट कहेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, समिटल कॉन्वेक्सिटी क्या होगा? वो जो सबसे अपर पार्ट होता है, जो सबसे अपर पार्ट होगा, उसे ही हम समिट कहेंगे। फाउंड एट द टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप पे पाया जाता है, जिसे हम कॉन्वेक्स एलिमेंट भी कह सकते हैं। इफ कॉन्वेक्स, अब आगे गाइस देखिए, इफ कॉन्वेक्स एलिमेंट डोमिनेट्स द हिल स्लोप प्रोफाइल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वैक्सिंग स्लोप। अगर ये जो कॉन्वेक्स एलिमेंट है, इफ कॉन्वेक्स एलिमेंट, ये जो कॉन्वेक्स एलिमेंट है डोमिनेट द हिल स्लोप प्रोफाइल, अगर ये हिल के स्लोप की प्रोफाइल को डोमिनेट करती है, हिल स्लोप प्रोफाइल से मतलब क्या है आपका? तो देखो गाइस, समिट आप नाम से ही है। अच्छा, यहाँ था कि इफ कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंट डोमिनेट्स द हिल स्लोप प्रोफाइल, हिल स्लोप प्रोफाइल किसे कहते हैं? ये हिल है, ये इसका स्लोप है। हिल स्लोप प्रोफाइल, हर एक चीज़ की एक प्रोफाइल होती है, आपकी भी प्रोफाइल है, मेरी भी प्रोफाइल है, ऐसे ही स्लोप की भी प्रोफाइल होती है। तो हिल स्लोप प्रोफाइल किसे कहेंगे? स्लोप की प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब उसकी क्वालिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से हम उसकी प्रोफाइल को देख सकते हैं, जांच सकते हैं। इसे अगर अगर आपसे पूछे कि वैक्सिंग स्लोप किसे कहते हैं, तो बताइएगा, इफ कॉन्वेक्स एलिमेंट डोमिनेट्स द हिल स्लोप प्रोफाइल, इट इज कॉल्ड वैक्सिंग स्लोप।
अब इसमें इसको वैक्सिंग स्लोप क्यों कहते हैं और ये अपनी क्वालिटीज़ कैसे दिखा सकती है? बिकॉज इट ग्रोज इन हाइट अपवर्ड एंड इन डायमेंशन डाउनवर्ड। इसमें क्या होता है कि ये अपवर्ड, ये ऊंचाई की ओर, लाइक दिस। इसकी ग्रोथ कैसे होती है? एक माउंटेन की ग्रोथ अगर देखी जाए ऐसे अपवर्ड होगी, अब वो कभी भी ऐसे डाउनवर्ड नहीं दिखेगी। ऐसे कभी देखी आपने, या फिर ऐसे आपने देखी है कि ऐसे हुई हो ना? ऐसे होती है, हमेशा ऐसे होती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक अनजस्टिफिकेशन मिलती है, आप जिसे देख सकते हो कि नॉट जस्टिफिएबल बिकॉज नॉट ऑल कन्वेक्स स्लोप्स नेसेसरीली ग्रोज इन हाइट एंड डायमेंशन। साइज़ की बात करें इसमें पता है क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कन्वेक्स स्लोप हाइट के अकॉर्डिंग ही ग्रो हो। देखा, इसका कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए एक माउंटेन ये भी माउंटेन है। अच्छा, इसकी ग्रोथ किसी भी अपवर्ड हो रही है, लेकिन यहाँ क्या क्या है, क्या कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है हर माउंटेन जो कि कॉन्वेक्स भी हो और इसकी ग्रोथ अपवर्ड हो। अब मैं एक माउंटेन बनाता हूँ, ये एक प्लेटू है बट एक माउंटेन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रोथ अपवर्ड हो रही है, लेकिन ये ऐसे नहीं हो रही जैसे आप ये देख पा रहे हो। इसकी तो अपवर्ड हो रही है बट इसकी ग्रोथ अपवर्ड के साथ साथ ऐसे भी एनलार्ज हो रहा है। ये इतना, इसके एनलार्जमेंट इतनी नहीं है इसके मुकाबले। आगे क्या है? मोस्ट ऑफ द समेटल कन्वेक्सिटी डेवलप्स बिकॉज डेनोटेशन प्रोसेस की वजह से यहाँ पे समेटल कन्वेक्सिटी डेवलप होती है। डेनोटेशन प्रोसेस के नाम दिए गए हैं रेन वॉश, जैसे सॉइल क्रीप, और इन्हें हम अपर वॉश स्लैब भी कहते हैं। आइए दूसरे पार्ट के बारे में बात करें। सेकंड वन, फ्री फेस। फ्री फेस क्या होता है? वॉल लाइक precipitation sorry wall like precipitations slopes or bare rocks and is devoid of any debris। debris क्या होता है गाइस? ये देखो, ये debris क्या बताता हूँ। debris होता है मलबा। जब हम नीचे आएंगे ना, ये गाइस इस डायग्राम में आप देखेंगे तो देखिए गाइस, यहाँ पे डेब्रिस का मतलब देखो। अब था सेकंड, फर्स्ट वाज सिमेट्रल, सेकंड फ्री फेज। ये जो दिखा है अब एकदम स्टीप है, कोई ढलान ही नहीं है, एकदम स्टीप। यानी यहाँ कोई चीज़ खड़ी रह ही नहीं सकती। थोड़ी ढलान हो, उस पर थोड़ा बहुत रह भी जाए। मान लीजिए कोई लैंडफॉर्म है, कोई भी स्टोन है, लुढ़क रहा है, कुछ टाइम हो सकता है यहाँ पे कुछ अटक जाए, रुक जाए, लेकिन यहाँ पे होगा ना सीधा डायरेक्टली नीचे जाएगा। फ्री फेस डायरेक्टली, ये फ्री फेस। इसमें क्या है? वो लाइक प्रेसिपिटस स्लोप ऑफ बेयर रॉक्स एंड इज डिवॉइड ऑफ एनी डेब्रिस। यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर हाइट पर कोई हाउस, कोई बिल्डिंग कुछ है और वो किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाती है, अब आफ्टर डिस्ट्रक्शन इट विल कन्वर्ट इनटू डेब्रिस और वी कैन से दैट मलबा। ओके, तो मलबा अब क्या करेगा? अब कहेगा जो स्लोप जितनी स्टीप होगी, जिस स्लोप की स्टीपमेंट, मान लीजिए ये यहाँ कोई हाउस, बिल्डिंग, एनीथिंग, कुछ भी है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब एक तो ये है और एक ये है, तो ये मलबा, कोई भी मलबा दोनों बन चुका है, अभी मलबा दोनों बन चुका है। ये यहाँ से गिरना शुरू होता है, यहाँ से गिरना शुरू होता है। स्पीड देखा जाए तो इसकी स्पीड होगी क्यों? इसकी स्टीपनेस, क्या स्टीपनेस, एक सेकंड गाइस, हम इसको थोड़ा क्लियरली लिखते हैं। स्टीपनेस, इसकी स्टीपनेस ज़्यादा है, इसलिए इस पे डेब्रीज, मलबा रुकेगा नहीं।
स्लोप इज सो स्टीप, देखो गाइस, सो स्टीप, नो वेदर्ड मटेरियल कैन रेस्ट ऑन इट, कोई भी वेदर मटेरियल है, कुछ भी है, इस पे रुक नहीं सकता। द एलिमेंट और सेगमेंट इज कॉल्ड स्टीप ऑफ डेरिवेशन। और इसी एलिमेंट को, इसी सेगमेंट को हम स्लोप ऑफ डेरिवेशन कहेंगे, बिकॉज देर इज इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्टेनिएशंस डाउन स्लोप ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। इसमें क्या गया है कि इसमें जो मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, मटेरियल ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है। तो ऐसे ये स्टॉप, ये जो पोजीशन, ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, ये क्या करता है एक मलबा समेटल से शुरू होता है, गाइस समेटल से शुरू होता है, वो उसकी स्पीड इतनी नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू दैट दिस पार्ट, दिस वन, ओके। तो इस पे इसकी जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो वे होता है, वो डाउन स्लोप होता है। दिस एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू बैक वेस्टिंग विच फैसिलिटेट्स पैरेलल रिट्रीट ऑफ दिस एलिमेंट। अब देखो गाइस, इसमें क्या है कि जो ये एलिमेंट है ना, सब्जेक्टेड टू बैक वेस्टिंग फैसिलिटेट पैरेलल रिट्रीट टू दिस एलिमेंट। अब देखिए गाइस, जो ये माउंटेन, ये मलबा यहाँ से शुरू होता है, इसकी स्पीड ये पैरेलल है। अगर कोई भी पोजीशन, जो चीज़ इसके पैरेलल होगी, वो ऐसे होगी, ठीक है। अब देखेंगे तो ऐसे होंगी, तो ये मलबा, ये दिस वन इज मलबा डेब्रिज एंड दिस वन इज स्टीपनेस ऑफ द स्लोप। तो ये दोनों पैरेलल होते हैं, देख सकते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वन पढ़ा है सेमिटल कॉन्वेक्सिटी एंड सेकंड वन इज फ्री फेस। थर्ड वन के बारे में बात करते हैं। थर्ड वन है रेक्टिलिनियर एलिमेंट, द स्ट्रेट और लीनियर सेगमेंट ऑफ हिल स्लोप प्रोफाइल बिटवीन अपर फेस एंड लोअर कॉनकेव एलिमेंट। देखिए गाइस, ये रहा हमारा, एक सेकेंड, ये रहा हमारा रेक्टिलिनियर, ये फ्री फेस और कनकेव के बीच में है। आप देख सकते हैं गाइस, फ्री फेस और कनकेव के बीच में है। तो स्ट्रेट और लीनियर सेगमेंट ऑफ हिल स्लोप प्रोफाइल बिटवीन अपर फ्री फेस एंड लोअर कनकेव एलिमेंट, ऑल्सो टर्म्ड एज कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म और रेगुलर स्लोप। इसे कांस्टेंट और यूनिफॉर्म और रेगुलर स्लोप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म नेचर ऑफ स्लोप एंगल। इसका जो एंगल है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली करता है, यानी बदलता नहीं है। ग्रेजुअल डिक्रीज इन स्लोप एंगल डाउन स्लोप एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन अप स्लोप। डाउन स्लोप और अप स्लोप के बारे में बताया गया है कि ये देखिए, हाँ जी, ये जो है, ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ कैसा है, और यहाँ तो बदल रहा है, यहाँ ही बदलता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ग्रेजुअल इंक्रीज इन स्लोप एंगल डाउन स्लोप एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन अप स्लोप बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्लॉक डेब्रिस, दिस एलिमेंट इज कॉल्ड डेब्रिस स्लोप। अभी इसमें क्या बताया गया है कि डेब्रिस स्लोप यहाँ पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ रोड डेब्रिस। अब यहाँ कैसे पाए जाते हैं, देखो गाइस, फ्री फेस में क्या था, वो रुक नहीं पा रहे थे क्योंकि जो स्टीपनेस थी स्लोप की वो बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड थी। बट इसमें क्या है, इसमें थोड़ा टिल्टमेंट दिखने को मिलता है, थोड़ा टिल्टमेंट देखने को मिल रहा है आपको। तो दैट इस वजह से मलबा कुछ हद तक यहाँ रुक सकता है और यहाँ पे हमें रॉक की डेब्रिस की प्रेजेंस देखने को मिल सकती है। द एंगल ऑफ रेक्टिलिनियर सेडिमेंट इज कंट्रोल्ड एंड डिटरमाइंड बाय एंगल ऑफ रिपोज ऑफ डेब्रिस। अब देखो गाइस, जो एंगल ऑफ रिटेलमेंट है सेगमेंट इज कंट्रोल्ड एंड डिटरमाइंड बाय एंगल ऑफ डेब्रिस। जो मलबा गिरता है ना, वो ये नहीं है कि गिरता है तो आगे चल जाता है, सारा नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए गाइस, यहाँ पे मान लीजिए इतनी
इतनी अमाउंट में ये है अमाउंट फुली पूरा गिरा। अब यही अमाउंट यहाँ पे इकट्ठी हो गई, तो इतनी अमाउंट मिल जाएगी। थोड़ा सा कम कीजिएगा, इतनी जाएगी। थोड़ी सब्ट्रैक्ट भी, थोड़ी जमा भी हो जाएगी, सेडिमेंट भी हो जाएगी। ठीक है। इस तो अब पहले इतना था, ये पोजीशन है, इतना था। सेडिमेंट होने के बाद ये ऐसे है, ये ऐसे 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 है। अब पहले इतनी पोजीशन थी, सेडिमेंटेशन के बाद इतनी ऐसी हो गई है। पहले एंगल ये था, अब एंगल ये बन गया। तो एंगल में फ़र्क आता है, और कैसे फ़र्क आता है आप देख चुके हैं। आपको फिर भी कुछ समझना है, अपने एक बार नोट्स पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं। It gives the impression that rectilinear element is always the result of accumulation of debris. इसमें जैसे मैंने ऊपर बताया कि डेब्रीज पाए जाते हैं और ये हमेशा डेब्रीज होने की इंफॉर्मेशन देता है, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। लेकिन ये इसमें बताया गया कि हमेशा सच्चाई पूर्वक नहीं है, इसमें सच्चाई ज़्यादा नहीं है। आइए देखते हैं क्यों। बिकॉज समटाइम रेक्टिलिनियर सेगमेंट इज originated due to denudation and expose of bare rock surface. इसमें गाइस क्या बताया गया कि ज़रूरी नहीं है कि जो रेक्टिलिनियर सरफेस है वो हमेशा कैसे हो। ज़रूरी नहीं है कि सेडिमेंट मतलब कोई भी ऊपर डेब्रीज आती है, मलबा आता है, वो जम जम के रेक्टिलिनियर सेगमेंट को बनाए, ज़रूरी नहीं है। कुछ डेनुडेशन प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आता है एक्सपोजर ऑफ बेयर रॉक्स यानी चट्टानें पाई जाती हैं, जो खनिज पदार्थ जो अंडरग्राउंड पाई जाती हैं, उनके एक्सपोजर, उनके डेनुडेशन और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस से कुछ उन पे केमिकल या फिजिकल रिएक्शन होता है, तो उससे पाई जाती है। तो ऐसा भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मलबा ही जिम्मेदार है उनकी ओरिजिन होने के लिए। ठीक है। इट मे बी मैंशनड दैट देयर मे बी थिन लेयर ऑफ डेब्रीज, but this is not stationary, rather it is mobile, that is it is in constant motion develop। अब देखो गाइस इसमें क्या है, इट में मेंशन दैट, यहाँ मेंशन एक ये बात कही है, क्या कहा है कि देयर में भी अ थिन लेयर ऑफ डेब्रीज। या हो सकता है डेब्रीज की लेयर पाए लेकिन मिले, लेकिन इतनी नहीं मिलेगी, एक पतली लेयर होने की बात कही गई है यहाँ पे। बट देर इज़ नॉट स्टेशनरी, रादर इट इज़ ए मोबाइल। अच्छा देखो गाइस, ज्योग्राफी में मोबाइल का हम एक्चुअली यूज़ करते हैं, नॉर्मली मोबाइल को यूज़ करते हैं। यहाँ मोबाइल का मतलब वो मोबाइल नहीं है। मोबाइल का मतलब है जिस लैंडफॉर्म, जिस प्रोडक्ट के आगे आपको मोबाइल दिख जाए, इसका मतलब है वो चीज़ मूवेबल है, वो चीज़ अपने पोजीशन पे ना होकर चल रही है, एक मूवमेंट कर रही है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट कर रही है। ठीक है गाइस। तो इट इज़ अ मोबाइल दैट इज इट इज़ कॉन्स्टेंट मोशन डेवलप। अब इसमें क्या है, इसमें जो मोशन है ना, कैसा मोशन है, डाउन स्लोप होने का मोशन है। वो लगातार हो रहा है, वो रुक नहीं रहा। क्यों नहीं रुक रहा गाइस? क्योंकि इसकी जो स्टीपमेंट है, ये जो स्लोप है, इसकी स्टीपमेंट है वो फ्री फेस के अकॉर्डिंग, फ्री फेस की बजाय है, मतलब काफ़ी सही है, काफ़ी ज़्यादा है। दैट इज़ वाई दिस एलिमेंट इज कॉल्ड डेब्रीज कंट्रोल्ड स्लोप। अब स्टीपनेस है तो डेब्रीज तो जाएगा ही नीचे। स्टीपनेस, जहाँ स्टीपनेस हुई वहाँ जाएगा, कम या ज़्यादा डेब्रीज को तो गुजरना है। फ़र्क इससे पड़ता है कि स्टीपनेस कितनी ज़्यादा है। अगर बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री पे हुई तो स्टीपनेस पूरी की पूरी जाएगी, रुकने का कोई चांस नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत भी स्टीपनेस होना, जितनी ज़्यादा स्टीपनेस होगी उतना मलबा कम रुकेगा। देखो गाइस, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा स्टीपनेस होगी उतना मलबा कम रुकेगा, और जितनी कम स्टीपनेस होगी, ये जो एंगल है ये 90 बन रहा है यहाँ पे, इसकी स्टीपनेस है। लेकिन यहाँ तो हॉरिजॉन्टल और जो स्लोप है बिल्कुल 90 पे है। यहाँ एक एंगल बन रहा है, वहाँ तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा। तो जितनी ज़्यादा होगी डेब्रीज उतना नीचे जाएगा, और जितनी कम होगी स्टीपनेस उतना मलबा रुकेगा, उतना मलबा कम नीचे जाएगा। ठीक है। इसे हम कहते हैं डेब्रीज कंट्रोल स्लोप। एक ऐसा स्लोप जो कि डेब्रीज को कंट्रोल करता है। फोर्थ वन देखते हैं, कनकेव एलिमेंट। इसमें क्या है, अब देखो गाइस, कनकेव एलिमेंट नाम से ही है। कैसा एलिमेंट, एक माउंटेन है,
एक ये मलबा है, ये ऐसे होता है, फिर यहाँ पे लैंडफॉर्म है, यहाँ पे होता है, फिर इसके बाद एक जगह ऐसा आता है कि ये अंडरग्राउंड सेडिमेंट में सबडक्ट होता जाता है। इस जो पार्ट है इसे हम कहेंगे कॉनकेव कॉनकेव एलिमेंट। तो इसमें क्या है कि द बेसल सेगमेंट ऑफ एन आइडियल आइडियल characterized by concave hill slope profile is always element। इसमें क्या गया है कि जो बेसल सेगमेंट है उसका जो बेसमेंट है वो भी करेक्टरिस्टिक, उसकी भी एक आइडियल करेक्टरिस्टिक होती है, वो भी करेक्टराइज्ड होता है बाय कनकेव हिल स्लोप प्रोफाइल इज ऑलवेज एलिमेंट। इसमें अगर आप से पूछिए कि कॉनकेव एलिमेंट क्या होता है तो आप ये बताइएगा कि एक हिल स्लोप के ऊपर मलबा अगर गिरे और वो जहाँ सबडक्ट हो जाता है, जहाँ उसकी सेडिमेंट सबडक्ट होने लगे, वो पार्ट, वो रीजन, वो एरिया कनकेव एलिमेंट कहलाता है। द स्लोप एंगल डिक्रीजेस एज द सेगमेंट ऑफ बेसल कन्वेक्सिटी इंक्रीजेस, कनेक्टिविटी इंक्रीज। देखो गाइस इन लेंथ, दैट इज व्हाई दिस सेगमेंट इज कॉल्ड वैनिंग, सॉरी वैक्सिंग है गाइस, सॉरी ये वैनिंग नहीं है, मैं आपको करेक्ट कर दिए, ये डब्ल्यू वैक्सिंग, ठीक है, वैक्सिंग स्लोप। अब इसमें क्या बताया गया है, एंगल स्लोप डिक्रीज। अब देखो गाइस स्लोप एकदम कम हो चुका है, स्लोप है ही नहीं। यहाँ आप देखेंगे, मैं बताया था ये माउंटेन यहाँ से नीचे आ गया, ये ऐसे बन गया, स्लोप है ही नहीं, कहाँ है? अब तो बस लैंड फॉर्म आ गया और एक पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे सबट्रैक्ट हो जाना इसने, तो स्लोप तो है ही नहीं। अब स्लोप तो एंगल स्लोप डिक्रीज हो गया और सेगमेंट ऑफ बेसल कॉन्केविटी इंक्रीज। अब गाइस क्या है, अब ये क्या होगा, ये कॉन्केविटी है, ये इंक्रीज कैसे होगी? एक पोजीशन पे ये है, कल को ये भी हो जाएगा, कैसे? जैसे जैसे सेगमेंट आते जाते हैं इसको नीचे के फोर्स लगाते जाएंगे, ये फोर्स इससे रिस्पॉन्सिबल है, ये फोर्स डाउनवर्ड जाता है। इसका मेन रीज़न यही है कि जो सेडिमेंट आता है। अच्छा गाइस, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये ऐसे जाता है तो इसका क्या हो जाता है, ये नीचे नीचे कैसे जाता है? जो कुछ भी सेडिमेंट है इसके अंदर, लाइक दिस, देखिए गाइस, ये सेडिमेंट है, उसका क्या होता है? क्या और कोई भी बातें हैं जो इससे रिलेटेड हैं? तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम आपको बताएंगे। तो इसमें बताया कि एंगल स्लोप डिक्रीज हो चुका है, जैसा आपने देखा कि यहाँ पे एंगल स्लोप तो है ही नहीं, और कनकेविटी इंक्रीज होगी, बेसल की कनकेविटी इंक्रीज होगी। आपने देख लिया गाइस कैसे हो सकती है, सेडिमेंट जमता जाएगा, कनकेव और बेसल की जो कनकेविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। ऑल्सो कॉल्ड एज वैली फ्लोर बेसमेंट स्लोप और लोअर वॉश स्लोप। वैली कैसे कहते हैं? वैली बेसिकली देखो ऐसा हम वैली करते हैं, मान लीजिए एक लैंडफॉर्म है, ये पूरा लैंडफॉर्म था, किसी तरह से ये जो बीच ये है ना, ये पार्ट ये कट जाता है। मैं इसको एक अलग लाइन ड्रॉ करूँगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे वैली। अब इसके ऊपर इसे कहेंगे वैली। इसका बैक साइड एग्जाम्पल क्या है? रिफ्ट वैली। और ये जो पार्ट है इसे कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। अब आप सोचेंगे ब्लॉक माउंटेन सर, ये ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? तो एक माउंटेन्स के ऊपर भी एक मेरा अलग चैप्टर है। जियोमॉर्फोलॉजी एक्चुअली गाइस कनेक्टेड है, कोई ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर की इम्पोर्टेंस अपने आप में है, नहीं, किसी पर्टिकुलर चैप्टर की इम्पोर्टेंस अपने आप में नहीं है। हर टॉपिक्स किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है। फर्स्ट वन क्या था? जियोमॉर्फिक टाइम स्केल। आपको क्या लगता है जो जियोमॉर्फिक टाइम स्केल है वो पहले चैप्टर पढ़ाया था तो वहीं तक नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस आगे तक है। उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल का यूज़ आगे बहुत जगह होगा,
बहुत जगह पूछा जाएगा, मेसोजोइक पीरियड को, टेरिशियरी पीरियड को, कार्बोनिस पीरियड को। ठीक है गाइस। तो आगे है कि बेसल कनकेविटी इज जनरली ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ एक्टिव डेनुडेशन मेनली बाय रेनफोर्स रिल एंड गली इरोजन। ठीक है गाइस। तो बेसल कनकेविटी इज जनरली ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ एक्टिव डेनुडेशन। जितना ज़्यादा होता है कनेक्टिविटी, जो कनकेविटी है वो इतनी जनरेट होती है। रेन वॉश का वाटर आ गया, गली इरोजन बन जाता है, इरोजन होने लगा गली इरोजन की वजह से। इरोजन भी अलग अलग प्रकार का होता है। ज़्यादातर सोप के इरोजन होते हैं, जो सोप नहीं, सॉइल के इरोजन होते हैं, तो उस वजह से काफ़ी नुकसान होता है, पेड़ों को भी नुकसान होता है। गली इरोजन उसका एक पार्ट है। तो इसके आगे देखेंगे हम, दिस सेगमेंट में बी कवर्ड विद डेब्रीज और मे बी बियर रॉक्स। अब यहाँ क्या है, ये जो सेगमेंट है ना, इसमें डेब्रीज बहुत पाए जाते हैं, बियर रॉक्स की मात्रा प्रचुरता मिलती है। कैसे? दिस वन इज अ हिल, दिस वन इज डेब्रीज, यू कैन से दैट मलबा। ये ऐसे आता है, पहले आता है समिटल कॉन्केविटी, सेकेंड वन इज फ्री फेस, थर्ड वन इज रेक्टिलिनियर सेगमेंट एंड फोर्थ वन इज व्हाट कॉन्केव सेगमेंट, कॉन्केव दिस वन। अब जो भी सेगमेंट, जो भी मलबा होगा, जो भी इनका सेडिमेंट होगा, जो भी रेजिडुअल प्रोडक्ट होगा, मटेरियल होगा, जो भी कुछ होगा वो सर यहाँ जमा हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, यहाँ पे तो मात्रा, यहाँ पे जो अमाउंट है डेब्रिज की वो मिलनी ही चाहिए। तो यहाँ आप डायग्राम इसे देख सकते हैं कि पहला वन, फर्स्ट वन है समिटल है, फ्री फेस, रेक्टिलिनियर और कनकेव। या कुछ थ्योरी दी गई है जो कि स्लोप से रिलेटेड है। स्लोप डिक्लाइन थ्योरी ऑफ डब्ल्यू डेविस की है, पैंक सर की है, एक वुड भी आए थे, एल.सी. किंग सर। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं। इसमें क्या गया है, द कॉन्वेक्स प्रोफाइल ऑफ बेडलैंड डिवाइड्स, ये थ्योरीज दी हैं। द ग्रेडिंग ऑफ कॉन्वेक्स प्रोफाइल ऑफ बेडलैंड डिवाइड्स, ग्रेडिंग ऑफ माउंटेन स्लोप्स, जियोग्राफिकल साइकिल। आप इन्हें गाइस एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। पैंक के बारे में देखते हैं। पैंक कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप डेवलपमेंट वाज वाइडली अंडरस्टूड एज पैरेलल रेटेड ऑफ स्लोप, बट हिज रियल कॉन्सेप्ट ऑन स्लोप evolution came to light as slope replacement model after English translation of Pank work, dimorphic analysis। तो देखिए गाइस, इसके बाद क्या है, पैंक सर का है कि पैंक कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था और वाइडली अंडरस्टूड बाय एज पैरेलल रेटेड ऑफ स्लोप, बट इज रियल कॉन्सेप्ट ऑन स्लोप एवोल्यूशन कम टू लाइट। इनका पहले कॉन्सेप्ट क्या था, प्लेन रेटेड ऑफ स्लोप था, बट उनका रियल जो कॉन्सेप्ट है, जो ये थ्योरी थी उनकी, वो कब आई, किस रूप में आई है, एज स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछ सकते हैं, पैंक के वर्क का क्या है, डायमॉर्फिक एनालाइज 1962 में। ए वुड का है, एल.सी. किंग का है। एल.सी. किंग का भी आसान है, आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो गाइज यहाँ हमने पढ़ा है आज स्लोप एनालिसिस। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये टॉपिक, आप हमें कमेंट करके बताएं। आपकी जो भी इंक्वायरी है वो भी बताएं, कमियां हुई होंगी ज़रूर, उससे भी बताएं। कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।